हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका जो सीटेट का जो पेपर 2 होता है सामाजिक विज्ञान, उसके जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं। प्रीवियस ईयर में भी जो जनवरी 2024 में आपका एग्जाम हुआ है उसका हम आज पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पिछले बार जो आपका एग्जाम हुआ था जनवरी 2024 में, उसमें सेकंड पेपर में यानी सीटेट का सेकंड पेपर में जो आपका एसएसटी का पेपर होता है, एसएसटी सब्जेक्ट होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और आप सभी को पता भी होगा कि आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं है। तो आपने अब तक कितनी तैयारी करी है, आपकी कितनी तैयारी हो पाई है, साथ साथ आप भी देखते चलिए कि आपकी कितनी तैयारी हो पाई है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, आपकी वहाँ पर तैयारी नहीं हो पाई है, आपको क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है, कौन सी तैयारी करनी बाकी रह गई है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे चीज़ें आप देखते चलिएगा। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे वो आपके क्लियर हो जाएं, साथ में ये चीज़ें क्लियर हो कि आपकी जो है तैयारी कितनी हो पाई है। ठीक है, तो देखते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि एसएसटी का जो पेपर होता है 60 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनको सॉल्व करना। अगर आपका 60 नंबर इधर कवर हो जाता है तो सेकंड पेपर बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है, यानी जो हमारा सौर मंडल है या फिर यूं कह ले कि जो सौर परिवार है वो कौन कौन से खगोलीय पिंडों से बना है। क्या वो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सप्तऋषि से बना है। तो जो खगोल जो हमारा सौर परिवार है वो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह से तो बना, लेकिन सप्तऋषि नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये गलत है। नक्षत्र मंडल तो है ही नहीं। उपग्रह, ग्रह है, ध्रुव तारा इसमें जो है नहीं है, ये गलत है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा सौर परिवार है या हमारा जो सौर मंडल है उसमें जो खगोलीय पिंड है वो ग्रह हैं, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड है। इन चारों जो है खगोलीय पिंडों से हमारा सौर परिवार या हमारा जो है सौर मंडल बना है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। जो 7वीं शताब्दी हुई तो उसके स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में ही कौन से ऐसे विचार थे जिस पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, पहला है ऑप्शन कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है कि जो सामाजिक विशेषाधिकार है किसी के जन्म का परिणाम है। दूसरा कि केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों तक गुजरते हैं, ये गलत है। सिर्फ मानव जाति ही जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, ये गलत है। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, ये भी गलत है। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान नहीं होते, सबकी अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र में छुटकारा पाया जा सकता है, ये भी इसका आंसर क्या है, गलत होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है, यानी 7वीं शताब्दी जो हुई थी उसमें प्रारंभ में जिसपे लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था वो था कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरिया पुराणम एक तमिल कृति है, हमें इसके किसके बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी कि जो पेरिया पुराणम है एक तमिल कृति है, एक रचना है जो तमिल भाषा में है, ये किसके बारे में हमें जानकारी देती है ये बताना है। ठीक है, क्या यह सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में जानकारी देती है, या फिर राजाओं और रानियों के बारे में, या फिर विद्वानों और कवियों के बारे में, या फिर साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। ठीक है, तो जो पेरिया पुराणम है ये जो है 12वीं शताब्दी की एक कृति है जो कि तमिल भाषा में है। ठीक है, ये जो हमें बताती है, जो जानकारी देती है, ये जो चोल वंश होते थे यानी चोल काल के जो दौरान जो सामान्य पुरुष और महिलाएं थे उनके जीवन के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। ठीक है, कौन, पेरिया पुराणम एक तमिल कृति है जो कि 12वीं शताब्दी की है। ठीक है, और ये जो है जो चोल काल था या चोल वंश कह सकते हैं, जो चोलों का समय था उस समय के समय उस वंश या उस टाइम के जो दौरान जो सामान्य पुरुष थे या महिलाएं थी उनके बारे में जानकारी देता है कि उस टाइम में यानी चोल काल में, चोल के समय में जो सामान्य पुरुष थे, महिलाएं थे, किस तरीके से रहते थे उनके बारे में जानकारी देता है पेरिया पुराणम कृति। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी।
इम्पॉर्टेंट है कि स्त्री पुरुष तुलना जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। क्या ये ई श्री रामास्वामी नायकर हैं, या फिर पंडिता रमाबाई हैं, या बीरे सलिंगम पंतुलू हैं, या फिर ताराबाई शिंदे हैं। तो जो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक है, इसको लिखी किसने है, तो इसको लिखी है ताराबाई शिंदे ने। ठीक है, ताराबाई शिंदे ने लिखी है। और स्त्री पुरुष तुलना जैसा कि नाम है कि स्त्री पुरुष तुलना, तो इसमें जो लिखा गया है वो जो पुरुष होते हैं और जो महिला होते हैं उनके बीच में जो भेदभाव होता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। जैसा कि इसमें लिखा ही है कि स्त्री पुरुष तुलना, यानी इन्होंने स्त्री और पुरुषों की तुलना करी है, उनके बीच में जो सामाजिक भेदभाव होते हैं उनकी क्या करी है, आलोचना करी है। ठीक है, तो किसने लिखी है, ताराबाई शिंदे ने लिखी है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। जी नहीं, पहाड़ महाक्षयित हैं, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, ये गलत है। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसका जो उपयुक्त कारण वो ये है कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, विकास हुआ है। यानी पहाड़ों पर सड़कों का जो है निर्माण करने के लिए या रेल मार्ग का निर्माण करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, तभी वहां पर रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका अभिकथन और कारण के रूप में। ठीक है, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो सीटेट का या पेपर सेकंड हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अभिकथन दिया है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, ठीक है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, गलत है, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे, एक तो ये 1886 में बने थे, ठीक है, पहली बार ये बने थे, दूसरी बार 1893 में बने थे, और तीसरी बार कब बने थे, 1906 में। यानी 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और जबकि इसमें कह रहा है कि अध्यक्ष नहीं बने थे, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा है कि यह व्यवसायी और प्रचारक थे। हाँ बिल्कुल सही, जो दादा भाई नौरोजी थे एक व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे, ये भी सही है, और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये जो कारण है ये बिल्कुल सही है, और अभिकथन आपका गलत है। तो यहाँ पे ए गलत है किंतु आर सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें, यानी जो वायुमंडल में है वो कौन सी 2 गैसें हैं अधिकांश मात्रा में। ठीक है, पहला है कि ओजोन और हीलियम है, या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में जो अधिकांश मात्रा में 2 गैसें हैं वो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर बात करें परसेंटेज की कितना परसेंटेज होता है, तो जो नाइट्रोजन है आपका वो होता है 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो आपका कितना होता है, 21% होता है, जो कि जो है ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 प्रमुख गैसें हैं जो वायुमंडल में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, जो हमारी पृथ्वी है उसका जो वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, ठीक है, यानी उसका एक तरह से एक नया रूप जो है वो कौन सा है, क्या वो ग्लोब है, मानचित्र है, उपग्रह से प्राप्त चित्र है, या फिर रग्बी गेंद है। तो ये ग्लोब है आपका। ठीक है, पृथ्वी का जो वास्तविक निरूपक जो प्रतिरूप है वो ग्लोब है, क्योंकि गोल आकार आपका जो है पृथ्वी भी है, और उसमें जो है चीज़ों को समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो ग्लोब है उसमें जो महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं, या फिर जो देश होते हैं उनके बारे में सही आकार में दिखाया गया है। ठीक है, तो ग्लोब जो होता है पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप माना जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, आपके बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जाता है कि जो 1932 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, इस अधिनियम के अनुसार जो पुरुष और महिला होते हैं उनके लिए शादी की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है। तो आप सभी को पता है जो पुरुष की आयु होती है वो कितनी होती है, वो होती है प्रेजेंट में अगर बात करें जो पुरुष की आयु होती है वो होती है 21 और महिला की होती है 18। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो इस टाइम चल रहा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार
पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी, इसके तहत बताना है 1932 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसमें जो है क्या किया गया था, 17 वर्ष तथा 15 वर्ष किया गया था, या फिर 20 वर्ष से 18 वर्ष, या फिर 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, या फिर 21 वर्ष तथा 18। तो प्रेजेंट में तो ये है आपका 21 वर्ष और 18, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम था आपका 18 वर्ष तथा 16, यानी जो पुरुष थे उनकी जो एज थी वो 18 थी, 18 के बाद वो शादी कर सकते हैं, और महिला की जो एज थी वो 16 वर्ष थी। 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है तभी वो शादी के लिए योग्य होगी। ठीक है, अगर 16 वर्ष से कम की एज की महिला है तो वो शादी नहीं कर सकती थी, और 18 एज के जो है 18 एज से कम का जो पुरुष है तो वो शादी नहीं कर सकता था 1932 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और प्रेजेंट में बात करें क्या है तो वो 21 और 18 है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है कि जो गेहूं और जौ होते हैं इनके जो है जो फसल होते हैं इनको उगाने के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो किस स्थान से मिले हैं। ठीक है, क्या नीलगिरी और हिल्स से मिले हैं, या फिर गारो हिल्स से मिले हैं, मालाबार हिल्स से फिर मिले हैं, या फिर सुलेमान और गिरधर हिल्स से। तो ये क्वेश्चन हमने जब आपका एसएसटी के जो थ्योरी हम करा रहे थे उस टाइम पे भी डिस्कस किया था, और जो क्वेश्चन आंसर करा रहे थे उसमें भी बताया था कि गेहूं और जौ जैसे फसल के उगाने के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो सुलेमान और गिरधर हिल्स से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सुलेमान और गिरधर हिल्स से मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। यानी जो पवन है यानी हवा है वह जो है सड़क पर जो गिरी सूखी पत्तियां होती है उनको उड़ाती है, तो वो कैसे बहती है, पौधों और जीव जंतुओं की गति से, या फिर उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र और वायु की गति से, या फिर निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु गति से, या फिर संघनित वायु की गति से। तो जो पवन होती है वो क्या होता है, यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति से जो बहती है वो पवन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण के रूप में फिर से दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अभिकथन दिया है कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। ठीक है, तो ये तो सही है, यानी 1960 में द्विभाषी बम्बई जो है उस प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। पहला सही है, यानी अभिकथन सही है। कारण दिया कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ था, पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों के लिए। तो ये भी सही है, लेकिन ये जो कारण है ये आपका इसका जो है व्याख्या नहीं करता, ये अलग मुद्दे की बात कर रहा है, ये अलग मुद्दे की बात कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गलत तो है नहीं है। ठीक है, बल्कि दोनों ए और आर सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कथन और जो आपका कारण है इसी के रूप में दिया है एक कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था। ठीक है, यानी 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था जो कि बहुत ही भयानक था, उसमें लगभग 1 करोड़ लोग क्या हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये तो सही है कि 1770 में जो बंगाल में भयानक अकाल था इसमें लगभग जो है 1 करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक है, यानी 1/3 लगभग लोग जो है इसमें ख़त्म हो गए थे, तो ये सही है। दूसरा कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, ये भी सही है। ठीक है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसमें दोनों ए तथा बी क्या है, सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। कौन सा है वो, ये देखते हैं। पहला है कि संसाधनों की खपत को बढ़ाना, ये बढ़ाना होता है। ठीक है, संसाधनों की खपत को बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, तीसरा है संसाधनों का पुनः चक्रण, और चौथा है वस्तुओं का पुनः उपयोग। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि
वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। ठीक है, कौन कौन सहायता करता है ये बताना है। तो संसाधनों की खपत को बढ़ाना, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ये गलत है, बल्कि संसाधनों का पुनः चक्रण होता है और साथ ही साथ क्या होता है, वस्तुओं का पुनः उपयोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सतत पोषणी विकास में सहायता करती हैं। तो ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ए, सी और डी कहाँ पे होगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पे जो है क्या शंकुधारी वन उगते हैं, बिल्कुल नहीं, पहला गलत है। दूसरा है कि वह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, तो बिल्कुल सही, या बेसिन उपोष्ण में तो स्थित है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा है कि इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। ठीक है, इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो क्या है, मानसूनी है, ये भी सही है। और डी नंबर है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, ये भी सही है। यानी आपका बी, सी और डी सही है, बाकी क्या है, गलत है। तो बी, सी, डी आपका कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं इसलिए, या फिर यहाँ यह स्थल रुद्ध है, या फिर यह महाद्वीपों से घिरी है, या फिर दोपहर का सूर्य ठीक ऊपर के ऊपर सिर के ऊपर होता है। यानी पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोपहर के समय सूर्य जो होता है वो ठीक सिर के ऊपर होता है। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाता है, तभी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट कथन और कारण के रूप में दिया है, कथन ए, बी के रूप में कि कथन ए जो दिया है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। वेद समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1864 में। कहाँ हुई थी, मद्रास में, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है कि जो वेद समाज है वो आर्य समाज से प्रेरित था, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, यानी जो वेद समाज है वो जो है आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, जो वेद समाज हुआ था इसमें बात किसकी करी गई थी, इसमें जो जाति की जो भेदभाव होती की भावनाएं होती हैं जातियों की आपस में, ठीक है, जाति पाति के जो भेदभाव होते हैं उसको खत्म करने, और जो विधवा विवाह होता था उनको जो है पुनर्विवाह करने, साथ में जो महिला शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया गया था। किसमें, वेद समाज की जब स्थापना की गई थी इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और जो वेद समाज है आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, बी गलत है। तो ए सही है किंतु बी गलत, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट कथन और कारण के रूप में, यानी कथन ए भी दिया है कि पहला दिया है आपका कि जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, जेम्स मिल है, इन्होंने 1817 में जो है अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में विभाजित किया था। और जेम्स मिल जो थे ये क्या थे, एक जो है अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो इन्होंने 3 खंडों में विभक्त एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा कि इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास के 3 काली, प्राचीन, मध्य और आधुनिक युग में बांटा था। 3 कालीन में, यानी कि इन्होंने जो भारतीय इतिहास है उनको 3 कालखंडों में तो विभाजित किया था। एक था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, मध्य और प्राचीन, मध्य और आधुनिक में नहीं था, बल्कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में था। तो ये गलत है, इसका पहला ही सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है और बी क्या है, गलत है। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो अभिकथन वाले क्वेश्चन है कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण के रूप में दिया है। अभिकथन दिया है कि जनजातियों को सांस्कृतिक जो जनजातियां होती हैं उनकी सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। तो पहला सही है। ठीक है, दूसरा है कि जंगल, जमीन, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। जंगल में जो भी जमीन होता है या जितने जगह में रह रहे होते हैं और वहाँ पे जो जंगल होता है, ज़मीन होता है, घास के मैदान होते हैं,
या फिर पानी होता है वो पूरे कुनबे यानी पूरे जनजाति की संपत्ति मानी जाती है, ये सही है। जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, यानी अभिकथन और कारण तो सही है, लेकिन जो कारण है ये इसकी व्याख्या नहीं करता अभिकथन की। ठीक है, सही दोनों है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ए और आर सही तो हैं, किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं, यानी किसके कारण जो लद्दाख है उसको छोटा तिब्बत कहते हैं। क्या वहाँ की भौगोलिक समीपता है इस कारण से, या फिर धार्मिक समानता है इस कारण, या फिर समान भोजन है, या फिर भाषाई समानता है। तो जो लद्दाख है उसको जो है क्यों कहते हैं कि उसको छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लद्दाख है या फिर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे जो है धार्मिक समानता है, यानी धार्मिक समानता एक जैसी है दोनों जगहों पे, समान भोजन है और जो भाषा बोली जाती है वो भी एक समान बोली जाती है। भौगोलिक समीपता नहीं बल्कि धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता, ये चीज़ें वहाँ पे मिलती है, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो बी, सी और डी ये ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत है। तो यहाँ पे बी, सी, डी आपका कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जो कथन सही नहीं यानी निगेटिव आपको बताना है। पहला है कि HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, तो बिल्कुल सही। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये भी सही है। यानी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसकी स्थापना किसने करी थी, तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी ने की थी, ये भी सही है। ठीक है, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ये गलत है। ठीक है, 1928 में कहाँ हुई थी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, बाकी ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। कौन सी ऐसी चीज है जो किसी वस्तु और पदार्थ को संसाधन बनाती है। क्या वो वस्तु की खोज है, शुद्धिकरण है, या फिर उपयोगिता अथवा प्रायोजकता है। बिल्कुल सही, उपयोगिता और प्रायोजकता जो है वो किसी भी वस्तु और पदार्थ को क्या करती है, संसाधन बनाती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। फिर दिया हुआ है अभिकथन ए और कारण के रूप में। ठीक है, अभिकथन ए और तथा कारण आर के रूप में दिया है। अभिकथन दिया है इसमें कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए थे। हाँ ठीक है, ये तो सही है अभिकथन। कारण दिया है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे हैं, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी जो शाहजहां थे उनके शासनकाल के दौरान जो मुगल वास्तुकला है वो काफ़ी ज़्यादा चरम पे थी, और उनके टाइम पे ही कई सारे जो है भवनों के निर्माण हुए थे, कई सारे जो किले थे बनाए गए थे, जैसे आगरा और दिल्ली में कई सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो ये सही है और इसकी व्याख्या भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका अभिकथन के रूप में दिया है। अभिकथन दिया है इसमें कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैगजी ने की थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। ठीक है, राजस्व वसूली तथा कंपनी इसे पहचाने की जो जिम्मेदारी है, यानी राजस्व वसूली तथा कंपनी इसे पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो ये तो सही तो है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महालवारी बंदोबस्त की बात करी गई है और ये अलग जो है राजस्व वसूली की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए और आर सही तो है, लेकिन आर इसकी ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। ठीक है,
यानी जो प्रेयरी है उसको धान्यागार भी कहते हैं। तो इस यहाँ पे जो अत्यधिक गेहूं का उत्पादन होता है उसमें जो सहायक परिस्थितियां हैं, जो अनुकूल भौगोलिक चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या है ये बताना है। पहला दिया है कि यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे। तो ये तो गलत है। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते थे, बिल्कुल सही। जो गेहूं जो उत्पादन करते थे वो जो है बहुत परिश्रमी थे, ये सही है। तीसरा कि कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी थी, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे बी और सी है। अगर वर्षा की कमी होती तो गेहूं का सही उत्पादन नहीं हो पाता, तो वो तो गलत ही है। तो बी और सी गलत है, बाकी क्या है सही है। तो बी और सी सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ठीक है, यानी जो ग्लोब होता है उसमें जो खींची गई रेखाएं होती है वो अक्षांश और देशांतर के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो जो अक्षांश के रूप में खींची गई होती है उनका क्या उद्देश्य होता है ये बताना है। पहला है कि ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं, बिल्कुल नहीं। ग्लोब पर डिजाइन बसाने के लिए है, जी नहीं। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए होती, जो रेखाएं होती है अक्षांश के रूप में जो जानी जाती हैं, वो जो स्थान होते हैं उनको ढूंढने के काम आती हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, और इनका जो यूज होता है वो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? कौन सी चीज़ें हैं जो वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती हैं? ठीक है, पहला है कि चांद का गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है जो किसी भी चीज को, वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क और अभिकथन के रूप में। अभिकथन दिया है कि रूढ़िबद्ध धारणा, यहाँ पे होगा रूढ़िबद्ध धारणाएं को ऐसे, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती वो ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनसे अच्छे हैं, जिनमें वो क्या है अच्छे हैं। यानी जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वो जो है काम करने से रोकती हैं, ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वो अच्छे हैं। तो ये भी सही है। दूसरा कि जो आपका तर्क दिया है आर की रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती हैं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, ये भी सही है। और इसकी व्याख्या भी करता है क्योंकि दोनों एक ही मुद्दे पे बात कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत और बांग्लादेश यानी जो पटसन है के अग्रणी उत्पादक। भारत और बांग्लादेश पटसन उत्पादन में अग्रणी हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करना है। ठीक है, यानी जो पटसन का उत्पादन उसमें कौन कौन चीज़ें अनुकूल होती हैं उनके उत्पादन में, ये बताना है। ठीक है, पहला है कि यह जलोढ़ मृदों में अच्छे ढंग से विकसित होता है, बिल्कुल सही। यानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है, उत्पादन होता है, ये सही है। ठीक है, दूसरा है कि इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और तीसरा है कि इसे निम्न तापमान, जी नहीं, बल्कि यहाँ पे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो निम्न की तो बात ही नहीं कही है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये सही है। ठीक है, यानी जो ये पटसन है जिसको जूट कहते हैं, इसके उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, वो जो है ज़्यादा बेटर होता है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका जो है ए हो जाएगा सही। ठीक है, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो ए बी डी आपका कहाँ पे है? थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आतपन को अवधारणा पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा है? क्या वो सर्वेक्षण है, केस स्टडी है, विचार मंथन है, या फिर है प्रदर्शन? तो वो कौन है? वो है आपका प्रदर्शन। ठीक है, जो प्रदर्शन होता है इसमें जो छात्र होते हैं उनके सौर विकिरण और वस्तु जो होती है उनके सतहों के साथ कैसे संपर्क करता है, इसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आतपन की अवधारणा पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो कौन होता है? वो होता है प्रदर्शन। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
अभिकथन और कारण के रूप में अभिकथन दिया है कि विद्या विशेष से जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वो इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र होते हैं। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा है कि इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, ये दोनों सही है। ठीक है, यानी दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी करते हैं क्योंकि दोनों एक ही मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। जैसे अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं तो एक निश्चित अंतराल में होते हैं, यानी 4 साल में होना, 5 साल में होना, 6 साल में होना, एक अंतराल होता है। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं ये बताना है। पहला है कि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सही, ये सही है। दूसरा है कि दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी सही है। और तीसरा है कि राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी सही है। और डी नंबर है कि यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, सही उत्तर का चयन, ये गलत है। ठीक है, यह प्रथागत प्रक्रिया एक प्रथा नहीं है। और ठीक है, तो इसका ए बी सही है, बाकी यहाँ पे गलत है। ए बी सी यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। ठीक है, स्रोतों के बारे में जो सही है वो बताना है। पहला है कि वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। ठीक है, दूसरा कि वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। तो ये जो है ठोस प्रकृति के होते हैं, ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत है। और सी नंबर है कि वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल नहीं, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों की ब्यौरे और व्यक्तिगत जो है पत्र भी शामिल होते हैं, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी सही है। ठीक है, ए और डी सही है, बाकी गलत है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका अभिकथन के रूप में दिया है। क्वेश्चन है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। ये जो है आपका क्या दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है। ठीक है, यानी जो खुली पुस्तक परीक्षा वो रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, बिल्कुल सही। यानी जो किताब लेकर आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको किताब लेकर जाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको किताब से देख कर ही आपको जो है एग्जाम देना है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये तो सही है। ये रटकर सीखने से हटकर, यानी रटकर सीखने को प्रोत्साहित नहीं करती बल्कि क्या करती है, हतोत्साहित करती है, तो ये सही है। दूसरा कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों को का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ए सही है और आर इसमें गलत है, तो केवल ए सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। जैसे एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, यानी डैश यहाँ पे क्या फिल करना है ये आपको बताना है। ठीक है, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। जैसे दृढ़ लिखा है, एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ठीक है, तो क्या वह एक तंत्र है, राजतंत्र है या फिर लोकतंत्र है। तो एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए एक सतर्क और सजग जनता आवश्यक होता है, तो क्या लगेगा यहाँ पर लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र फिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करना है। ठीक है, पहला जो आपका अभिकथन दिया हुआ है ए, क्या दिया है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है, यह आपका अभिकथन ए दिया हुआ है। ठीक है, प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। ठीक है, दूसरा कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। अब इसमें सही विकल्प बताना है कि दोनों ए तथा बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा कि ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता, हाँ, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की, बिल्कुल सही। इसका सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। ठीक है, किसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे ये आपको बताना है। पहला है कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, इस पर जो है ये जो है उद्देश्य होना चाहिए। जैसे सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन करना है उस टाइम पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उद्देश्य क्या समझने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है इस पर, तो ये सही है।
क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला जो बच्चा होता है से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है, ये भी सही है। यानी ए और डी यहाँ पे सही है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ए और डी यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। ठीक है, ट्री चार्ट जो है अति उपयुक्त रहेगा कौन से शिक्षण के लिए। पहला है कि आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकीय चरों के वितरण के लिए, शासक के शासनकाल का सहारा देने के लिए, या फिर एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे बुद्धों, कृतियों और सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम सचित्र दिखाने के लिए, या फिर आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए या पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक ट्री चार्ट का यूज तब जो है किया जाता है जहाँ पे एक विशेष काल में, जैसे ऐतिहासिक काल जो होते हैं उसमें जो घटनाएं होती हैं जैसे कि बुद्ध की कृतियां हैं, ठीक है, तथा सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं उनके पदानुक्रम का सचित्र दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यानी निगेटिव बताना है। पहला दिया कि यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, तो ये अंक आधारित कार्य के मूल्यांकन पर यानी अंक आधारित नहीं होता है, तो ये क्या है, पहला ही निगेटिव है और पहला ही सही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। बाकी दूसरा देख लेते हैं कि यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न बनाता है, बिल्कुल सही। यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, ये भी सही है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ सह अधिक धातुओं का जो आकलन करता है, ठीक है, वो ये भी सही है। तो यानी सभी ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे पहला निगेटिव और पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं कौन कौन। क्या वो समानता का अधिकार है, ठीक है, या फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार इसमें तो है नहीं है, ठीक है, बल्कि जो है इसमें शोषण के विरुद्ध भी अधिकार नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है और समानता का अधिकार है। यानी ए और बी यहाँ पे सही है, बाकी क्या है, गलत है। तो ए और बी यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। कौन सा बना सकती है। पहला कि केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना, बिल्कुल नहीं। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही। केवल जहां पे हो गलत होगा। आसपास के उदाहरणों से बचना, ये गलत है, बल्कि आसपास के उदाहरण से बच्चों को और समझाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे सेकंड सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के जो कौशल हैं उनका जो उद्देश्य है वो क्या है। महाद्वीपों की हानि प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, ये भी नहीं होता है, बल्कि नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के जो कौशल होते हैं उन पर आधारित जो उद्देश्य होती है वो नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मानचित्र भी होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया है कि भारतीय संविधान धार्मिक और आयामों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि क्या अनुमान लगाता है। पहला है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के संबंध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये जो है ऑप्शन सही है। दूसरा है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। ठीक है, और तीसरा है कि यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, ये गलत है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की आर्थिक अवसरों की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सही है, बाकी गलत है। तो ए बी सी आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, इसकी वजह है। इसकी क्या वजह है। पहला कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य है।
दूसरा कि भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है या फिर भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही, भारत में न्यायपालिका की क्या है, स्वतंत्रता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। ठीक है, कौन सा है? क्या वो बालवाड़ियों का प्रावधान है, ठीक है, या फिर संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है, या फिर व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान है, या फिर रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए ले जाने की सुविधा है। ठीक है, तो बालवाड़ियों का प्रावधान तो ये है ही है। साथ में संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं बल्कि व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान है। साथ में रात की पाली यानी रात की जो शिफ्ट है उसमें काम करती महिलाएं उसमें लाने ले जाने की जो सुविधा है उसका प्रावधान है। तो यहाँ पे ए, सी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए, सी, डी यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क और अभिकथन के रूप में। आपका अभिकथन है कि भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो सही है। आने वाले टाइम में या इससे पहले जो भी समय हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर किसानों ने आत्महत्या कर लिया था, उसके मामले भी रिपोर्ट किए गए थे, ये सही है। दूसरा कि मानसून का अभाव और कर्ज यानी ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों के दुखों का कारण बनती है, ये भी आपका सही है और इसका व्याख्या भी करता क्योंकि यही एक वजह है किसानों की आत्महत्या करने का। तो इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर दिया है आपका अभिकथन के रूप में प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सही है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा है कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी करती हैं क्योंकि दोनों एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, दोनों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है? क्या उपयुक्त है ये बताना है। ठीक है, पहला है कि तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, बिल्कुल सही। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी सही है। तीसरा कि परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक की विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तकों के कुछ विषयों को छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? ये गलत है, यानी ए और बी सही है यहाँ पे, बाकी गलत है। तो केवल ए और बी यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है ये बताना है। पहला है कि वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है कि वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि अस्थायी कर्मी बिना समयापरि भर्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, यानी जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं बिना किसी भी प्रकार की भत्ते की मांग किए बिना वो लंबे समय तक काम करते हैं, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते, ये गलत है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो ए, बी और सी यहाँ पे सही है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, बाकी क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में आशाई समुदाय के साथ भी हों। ठीक है, आशियाई समुदाय के साथ भी हों, इसलिए जब आप हास्यकरण पर कक्षा में बात कर रहे हैं तो विषय वस्तु करते हुए, ठीक है, यानी ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में जो आशियाई समुदाय है उसके साथ भी हों। ठीक है, यानी आशियाई समुदाय के भी बच्चे हों, इसलिए जब आप हास्यकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो उसका विषय वस्तु क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे। खास समुदायों के नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी जाति विशेष पर आप मुद्दे, जैसे मान लीजिए कोई आशियाई जाति का बच्चा है तो अगर आप उस पर बात करते हैं तो वो बच्चा कैसा फील करेगा। ठीक है, क्या वो जो है खास समुदाय का नाम लेने पर समुदाय से आए लोग असहज महसूस करेंगे, बिल्कुल सही। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा कि कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करना चाहिए, ये गलत है, जबरन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ए, बी, सी गलत सही है, बाकी ऑप्शन गलत है, यानी फोर्थ ऑप्शन गलत है, बाकी ए, बी, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्र है, यानी कि क्या है? निगेटिव बताना है।
ठीक है। पहला है कि यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, बिल्कुल सही। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, जी नहीं, ठीक है। यानी यही नेगेटिव है, बाकी सही है। दूसरा देख लेते हैं कि इसका संचालन शिक्षा प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही। यह सीखने में आने वाली परेशानियों को पहचानने में मदद करता है, ये भी सही। यानी नेगेटिव आपका सेकंड ऑप्शन है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। क्या वो उच्च प्राथमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर नहीं है बल्कि उच्च प्राथमिक स्तर होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर नहीं है बल्कि उच्च, यहाँ पे कब नहीं होगा, उच्च प्राथमिक स्तर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर होता है, जिसमें जो है सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से क्या कराया जाता है, परिचय कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है, पहला है कि संविधान में दिए गए आचारों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल सही, ये सही है। दूसरा है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जी नहीं। राज्य और धर्म एक दूसरे के सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये ऑप्शन सही है, यानी ए और डी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो ए और डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है, बाकी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं, ठीक है। पहला है कि विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, यानी जो फील्ड वर्क है क्या विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, ठीक है। दूसरा है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, या फिर प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने की कौशल विकसित करता है, बिल्कुल सही। जो सामाजिक विज्ञान की पद्धति है उसमें जो क्षेत्र कार्य है यानी फील्ड वर्क है, फील्ड होता है, ठीक है। फील्ड वर्क में क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के जो कौशल होते हैं उसमें क्या होता है, बच्चे में विकास होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज को विशिष्टता का श्रेय जाता है। जाति व्यवस्था के प्रचलन में जो विशिष्टता मिलती है, क्या जाति व्यवस्था के प्रचलन में मिलती है, बिल्कुल नहीं। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अन्य प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, बिल्कुल सही। विशिष्ट भाषा के प्रयोग से मिलती है, ठीक है, ये भी सही है। विशिष्ट जो भाषा होती है उसका प्रयोग होता है, उससे जो है इनको श्रेय जाता है विशिष्टता का। और ऊंच रेंज की कम उपस्थिति का सही उत्तर, सही का यानी कि ऊंच रेंज की जो उपस्थिति है वो कम है, इस वजह से ये जो है इनको ये उपलब्धता या विशिष्टता का श्रेय जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी, सी और डी सही हो जाएगा, यानी बी, सी और डी सही है। तो बी, सी और डी यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य की विशिष्टता, यानी कौन सा जो है परियोजना कार्य का विशिष्टता है ये बताना है, ठीक है। पहला है कि यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, बिल्कुल सही। परियोजना कार्य पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, जी नहीं। परियोजना कार्य है वो घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, गलत है। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है, ये सही है, यानी ए और सी यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। तो ए और सी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी, ठीक है। पहला है कि क्या सरकार किसी टावर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, यह ऐसा क्यों करेगी, विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। या फिर दूसरा है किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा सही है। तीसरा कि छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये गलत है। तो ए और बी सही है, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है, यानी सही यानी पॉजिटिव बताना है। पहला है
कि यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही। यह साक्ष्य एकत्रित एवं मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है, ये भी सही है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, जी नहीं। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, ये भी गलत है। तो ए और बी यानी ए और बी सिर्फ सही है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित टिप्पणियां या प्रश्न आपने अपने एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी एवं असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को जो है क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। कौन सा करता है? पहला कि सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा कि ऐसा क्यों है कि विलासी कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं, बिल्कुल सही। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। तीसरा कि गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते, ये गलत है। दूसरा कि भारत का विकसित होगा और गरीब मुक्त होगा, ये गलत है। यानी सेकंड ऑप्शन सही है कि जो आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त करी है, इनमें से कौन सा प्रश्न है जो विद्यार्थियों को गरीबी और असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि से क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो यही है कि ऐसा क्यों है कि जो विलासी कारें हैं या फिर जो भिखारी हैं, दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर ही देख पाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। तो ये टोटल 90 क्वेश्चन हैं, यानी 90 नंबर हैं, और जो कि 30% से 90 तक के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं सीटेट में सेकंड पेपर में, ठीक है, जो कि आपके एसएसटी होते हैं। और टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। और यही जो है आपको जो एसएसटी होता है, ये आपके अच्छे नंबर लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि 60 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका एसएसटी मजबूत है तो जो सेकंड पेपर होता है वो आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने आज की क्लास डिस्कस करी, इसमें आपने देखा होगा कि जो आपके कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके अभिकथन और कारण से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो पिछले आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। 2024 में जो पूछे गए थे जनवरी में, इससे पहले जो आपका 23 में हुआ था, 22 में हुआ था, उन सभी को जो है आपको प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी PYQ है हम अपने ही इसी क्लास में जो है आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आज हमने 2024 के जनवरी का पेपर सॉल्व किया है, उसके बाद हम 2023 में जो हुए थे पेपर उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहे और ये पता चलता रहे कि आपको जो है एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी लेवल के आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।